शांत रहिए, सुनिए। कोशिका, इसके बारे में आपको एक बार पूरी पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से सुन लीजिए, जिनको जो नहीं पढ़े उनका पढ़ लेंगे और जो पढ़ लिए उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। कोशिका क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, सारी चीजों के बारे में हम लोग ओवरऑल एक रिवीजन करेंगे टॉपिक को लेकर। सबसे पहली बात आती है कोशिका। इसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोशिका को सेल कहा जाता है। यानी कोशिका है क्या? तो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका। यानी जीवन की, जो हम लोग का जीवन है, ये जो शरीर हम आप देख रहे हैं, ये जो शरीर बना हुआ है, वो एक प्रकार के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक इकाई से बना हुआ है। उस इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। समझ रहे हैं? बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है, और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग को मिलने के बाद एक शरीर का निर्माण होता है। यानी कि एक लंबी प्रोसेस के बाद इतना बड़ा हम लोग का शरीर जो बना हुआ है। और मनुष्य के शरीर में लाखों कोशिकाएं, जो छोटी छोटी छिद्रों को दिखाई दे रही है ना, ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद होती है। अर्थात मनुष्य के शरीर में लाखों कोशिकाएं मौजूद है। समझ रहे बातों को? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाए। बात समझ में आ रही है? अगर इस कोशिका के हम थोड़ी इतिहास के बारे में चले तो कोशिका का जो खोज है वो सर्वप्रथम, कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, ठीक है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो इन्होंने कोशिका का खोज किया था, ये कोशिका थी मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका थी, जिस कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कोशिका कैसी थी? तो वो कोशिका मृत थी, मरी हुई कोशिका थी। समझ रहे हैं? इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में एक दूसरे आए जिनका नाम था, बताइए कौन थे जो 1674 में आए थे? ठीक है, एंटो वान लीवेनहॉक, ठीक है, एंटो वान लीवेनहॉक, ठीक है। एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटो वान लीवेनहॉक, और ये जब आए तो एक कोशिका का खोज किया जो कोशिका जीवित थी। कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। अर्थात जीवित कोशिका का खोज कौन किया है? तो जीवित कोशिका का खोज एंटो वान लीवेनहॉक ने किया है। कौन किया है? एंटो वान लीवेनहॉक ने किया है। ये कोशिकाएं जीवित कोशिका थी। लेकिन जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो कोशिका मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका। लेकिन जो 1674 में खोज हुआ था वो कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका थी। वो कोशिका जीवित कोशिका थी। ये दो बात समझ में आ रही है? इसके बाद कोशिका के आधार पे जो जीव है वो दो प्रकार के होता है। कोशिका के आधार पे जो जीव है वो दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। वैसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। वैसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे में आप देखिएगा अमीबा, क्या हो जाएगा? अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। इसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। यानी जिन कोशिकाओं में सिर्फ, जिन जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और जिन जीवों में एक से अधिक कोशिका, बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे में हम लोग हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मनुष्य हो जाएंगे। बहुत सारे जीव जंतु हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो जीव जंतु है, मनुष्य है,
ये सब कैसी कोशिका होती है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इसको कैसी, इसको हम लोग बहुत बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कैसे जीव कहते हैं इसको? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद होता क्या है कि कोशिका से संबंधित कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने इससे संबंधित कई अलग अलग चीजों का खोज किया। तो एक एक चीजें के बारे में हम लोग चलते हैं, जरा बात सुनिएगा अच्छे से। देखिए, जो कोशिका होता है, इस कोशिका, ये एक कोशिका है, सब कुछ की एक कोशिका है, और इस कोशिका के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, इस कोशिका के ऊपर एक पतली सी क्या होती है? झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। समझ रहे बातों को कि कोशिका के ऊपर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और ये जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली जो होती है, ये लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है जो कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद कोशिका से संबंधित कुछ खोज है। देखिए, इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्र, इसके बीच में सेंटर होता है, इसको केंद्रक बोलते हैं। कोशिका का ये है केंद्र। और पूछा जाएगा कि इस केंद्र का खोज कौन किया था? तो इस केंद्र का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग बोलिए मत, ठीक है? इस केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और खोज किया था कब? 1831 ईस्वी में ना। 1831 ईस्वी में इस केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कि केंद्र के अंदर ना जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर एक छोटा छोटा छिद्र होता है बीच वाला, और इसी छिद्र को उन्होंने केंद्र कहा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि इसके अंदर एक केंद्रक होता है, तो याद रखिएगा। और इस केंद्रक के ऊपर भी एक ऐसी पतली लेयर होती है, पतली झिल्ली होती है। तो जो कोशिका के ऊपर पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। समझ रहे हैं? और जो केंद्रक के ऊपर पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। यानी जो झिल्ली कोशिका के ऊपर है उसे कोशिका झिल्ली, और जो झिल्ली केंद्रक के ऊपर है उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और इस केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी। बात समझ में आ रही है? कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के बाद आप जानिएगा कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी वो? मृत थी। लेकिन 1674 ईस्वी में एंटोन लीवेनहॉक आए और वो जो कोशिका का खोज की, वो कोशिका कैसी थी? जीवित। कैसी थी वो कोशिका? जीवित थी। कोशिका के बाहरी परत में एक झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका के अंदर एक क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और इस केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आगे चलते हैं। जो कोशिका हो गया, इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं कि कुछ द्रव भरे होते हैं। ठीक है, कुछ द्रव भरे होते हैं, और इस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है? इसे हम बताए थे कोशिका द्रव। केंद्र के अंदर भी कुछ द्रव भरे होते हैं, और इस द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। जबकि इस केंद्र के अंदर भी कुछ द्रव भरे होते हैं, और इस द्रव को हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं जो इसके अंदर होता है। यानी जो केंद्र के अंदर द्रव भरा हो जाएगा, इसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और जो कोशिका के अंदर द्रव हो रहा होगा, उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो बनता है इसे जीव द्रव्य। क्या बनता है? जीव द्रव्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य।
यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों के सम्मिलित रूप को बोला जाता है जीव द्रव्य। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया होगा? कोई तो किया होगा जीव द्रव्य का खोज। तो देखिए, जीव द्रव्य का जो खोज किया था वो पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे। ठीक है, तो जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। याद रखिएगा इस बात को कि जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव द्रव्य का खोज कौन किया है? तब पुरकिंजे। किसने किया है? पुरकिंजे। बोलिए, इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है? पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इस दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने खोज किया था। कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटो वान लीवेनहॉफ। कौन किया था? एंटो वान लीवेनहॉफ ने खोज किया था। वो कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। चलिए, बात समझ में आ रही है? इसके बाद आगे चलते हैं, इससे कोई चीजें पढ़ते हैं। सारी चीजें हम लिखवा दिए ना, तो समझा रहे, आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिखवा देंगे। तो इसके बाद होता क्या है? देखिए, इसके बाद होता क्या है कि ये जो केंद्रक है, एक वैज्ञानिक आए थे, सुनिएगा, एक वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक यानी कहेंगे इसमें थे जीव विज्ञान के। एक नाम था उनका, जो बताए थे कि नाम आप याद रखिए, उनका नाम था बिरचू। नाम क्या था? बिरचू। बिरचू ये बताए थे कि जो कोशिका है, कोई जीव है, उस जीव में जो कोशिका का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो जीवों में कोशिका का जो निर्माण है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। इस बात को कौन बताया था? बिरचू ने बताया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था कि जीवों के शरीर में जो कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। इस बात को किसने कहा था? तो बिरचू ने कहा था। याद रहेगा ना, किसने कहा था? बिरचू। इसके बाद कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन, ठीक है, एवं स्वान। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान 1838 से 1839 ईस्वी, इस बीच में स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे और इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। इस बात को याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने बताया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था। बात याद रहेगा। बिरचू ने क्या बताया था कि जीवों में कोशिका का निर्माण जो है वो पहले से मौजूद कोशिका से होती है। जीवों में कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। इस बात को कौन बताया था? बिरचू। और कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान। कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। एक और यहाँ क्वेश्चन पूछी जाती है कि याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखिए, पहले एक टेलीस्कोप खोज हुआ था जिसका खोज गैलीलियो ने किया था। ठीक है, पहले सबसे पहले टेलीस्कोप हुआ था, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए, जिसको दूरबीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? दूरबीन। वो गैलीलियो ने दूर की वस्तु को देखने के लिए खोज किया था। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप आया। माइक्रोस्कोप का मतलब ये हुआ कि जो चीजें बहुत छोटी है, जैसे मेरे हाथ में कुछ कण लगे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन इस कण को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है। तो कोई ऐसा यंत्र होगा ना जो उसको हम देख पाए। तो पहले कोशिका के बारे में अध्ययन करना थोड़ी आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास उपकरण नहीं थे जो चीजों को हम लोग देख पाए।
तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। तो जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था तो उससे लोग थोड़ी बहुत चीजों को देख पा रहे थे, मतलब थोड़ी सी जूम हो पा रही थी। लेकिन आगे चल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आगे चल के आया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया कि मतलब आगे चल के ये हुआ कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था बताइए, इसका नाम बताया था ना, एम नॉल और ई रस्का। एम नॉल और ई रस्का, ठीक है, एम नॉल ई रस्का, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक है, एम नॉल और ई रस्का। जब ये दो वैज्ञानिक आए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। यानी जब ये माइक्रोस्कोप आ गया तो इस माइक्रोस्कोप को आने से जो एकदम छोटी से छोटी चीजें थी, मान लीजिए वो इतनी छोटी चीजें है तो इसको इतना बड़ा करके 10,000 गुना लगभग बड़ा करके उसको क्या दिखाना, वो काम शुरू कर दिया। मतलब इतनी सी बूंद है, इसको देखने जो माइक्रोस्कोप से आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये इतनी सी छोटी सी बूंद इतना बड़ा दिखाई देगा, समझ रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, इसके खोज होने से जो कोशिका है इसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा लोग क्या करने प्राप्त करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब छोटी सी छोटी चीजों को भी हम लोग आसानी से बड़े रूप में क्या कर सकते थे, देख सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया, एम नॉल और ई रस्का। याद रहेगा बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज कौन किया था, तो एम नॉल और ई रस्का ने किया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। कब दिया था, 1838 से 39 ईस्वी के बीच में दिया था। और ये बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, 1839। इसका भी हुआ था 1839 ईस्वी में। कब हुआ था, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं कोशिका से संबंधित, तो वो समझिएगा। देखिए क्या है, 1839। देखिए जो कोशिका है, इस कोशिका में एक जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य, और एक होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, और इसके केंद्रक द्रव्य। क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। समझिए, केंद्रक द्रव्य होता है और इसको 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं और 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला है 1931 एम नॉल और ई रस्का ने किया था, जो 1931 ईस्वी में था ना। देखो 1931 में उसका खोज हुआ था, ठीक है। कोशिका को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। पहला कौन सा है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और एक पार्ट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है। 3 पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। ये 3 पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले चलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या है, अभी भी आपको पीछे बताए हैं हम। ये हुआ आपका कोशिका, ठीक है, ये हुआ आपका कोशिका, और इस कोशिका के ऊपर एक पतली सी क्या होती है, झिल्ली होती है। जैसे हम लोग तन के ऊपर अपना कपड़ा पहने होते हैं ना, उसी प्रकार कोशिका के ऊपर ना एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसको मजबूती प्रदान करती है, यानी यहाँ पे कोई पदार्थों को आने जाने से रोकती है। तो देखिए कोशिका के ऊपर पतली क्या होती है, झिल्ली, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। समझिएगा बात को अच्छे से। और ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, बताया है आपको, किसकी बनी होती है, लिपिड। किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की क्या होती है, बनी होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद होता क्या है कि इस कोशिका के अंदर जो होता है, ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली होती है अर्ध पारगम्य। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। अब आप बोलिएगा कि सर ये अर्ध पारगम्य क्या होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब ये होता है कि इस झिल्ली को अर्ध पारगम्य भी बोलते हैं और बोलते हैं चयनात्मक। क्या बोलते हैं, चयनात्मक। जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्ध पारगम्य होती है और चयनात्मक होती है।
यानी कि कोशिका के अंदर, सुनिएगा बात को अच्छे से बाबू, कोशिका के अंदर किस पदार्थ को जाना है और किस पदार्थ को नहीं जाना है ये निर्धारित करती है ये कोशिका झिल्ली। समझ रहे हैं? कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा या कौन सा पदार्थ नहीं जाएगा, इस बात का निर्धारण कौन करती है? तो ये कोशिका झिल्ली ही करती है। इसीलिए इसे कहते हैं चयनात्मक, यानी ये चयन करती है। समझ रहे हैं? ये चयन करती है कि कौन से पदार्थ इसके अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक कहा जाता है। अब आप बोलिएगा सर तो अर्धपारगम में क्या होगा? मतलब जो ये झिल्ली है ये कोशिका के अंदर आधी चीजों को ही जाने देती है, पूरी चीजों को नहीं जाने देती है, कुछ ही चीजों को जाने देती है और कुछ को बाहर रख देती है। इसलिए ये अर्धपारगम में है, मतलब पूरी की पूरी इसमें चीजों को बाहर नहीं जाने देती है। समझ रहे बातों को ना? कुछ को जाने देगी और उसको भी चयन करके जाने देगी कि ये जाने लायक है या नहीं है। जैसे हम लोग घर पे यूज करते हैं छन्ना पत्र यूज करते हैं ना, मान लीजिए दूध है चाहे चाय है, तो वो छन्ना पत्र जो एक चयनात्मक है और अर्धपारगम्य है, यानी कि वो ये निर्धारित करता है कि चाय को नीचे जाने देना है कि जो इसमें चाय पत्ती है उसको नीचे जाने देना है। निर्धारित तो वो छन्ना ना करता है, तो वो चाय को नीचे जाने देता है और चाय पत्ती जो भी उसमें है उसको ऊपर में छान कर रख देता है। उसी प्रकार ये हमारी कोशिका झिल्ली है, किसको इसके अंदर जाने देना है निर्धारण यही करेगी, यानी ये चयनात्मक है। आधा जाने देगी, पूरी चीजों को नहीं जाने देगी, इसलिए क्या है ये अर्धपारगम्य है। तो यहाँ कोशिका से इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है झिल्ली से, जो आपको बता दिए कि जीवों में कोशिका जो मौजूद होती है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये झिल्ली अर्धपारगम्य और चयनात्मक होती है और ये लिपिड एवं प्रोटीन की क्या बनी होती है। याद रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होती है वो हम लोग के शरीर में, जानवरों के शरीर में और पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में भी होता है कोशिका झिल्ली, क्योंकि पेड़ पौधे की जो पहली स्तर होती है वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है। उसके बाद की जो स्तर होती है अभी हम पढ़ा रहे हैं वो कोशिका भित्ति होती है। तो अभी आपको कोशिका झिल्ली के बारे में समझ में आया? कोशिका झिल्ली क्या है? याद रखिएगा, 2-3 प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। कैसी ये झिल्ली है? अर्धपारगम्य और क्या है? चयनात्मक। इसके बाद जो आता है आपका कोशिका झिल्ली के बाद वो होता है बाबू कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति, समझिएगा बात को अच्छे से। कोशिका भित्ति क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार जीवों के शरीर में, मतलब जीव जंतु जो है उसके शरीर में एक कोशिका झिल्ली होता है जो उसके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधे के ऊपर, ठीक है, वो पेड़ पौधे के ऊपर एक मोटी सी दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, एक मोटी होती है, यानी कड़ी कह सकते हैं, एक कड़ी आवरण होती है और दोहरी होती है। कड़ी आवरण और एक मोटी सी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। आप पेड़ पौधा देखे होंगे, देखिए ये पौधा होता है ना, ये पौधा हो गया ना, तो मान लीजिए ये पौधा हो गया, ठीक है, तो इस पौधे के, समझिएगा बात को अच्छे से, ये पौधा हो गया, इसमें से जड़ हो गया ना यहाँ से, तो ये वाला जो भाग, पौधा का भाग देखते हैं बीच वाला होता है ना, चाहे ये टहनी भी से निकला, जो शाखाएं भी से निकला होता है, तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर एक मोटी सी ऊपर से झिल्ली होती है ना, ऐसे मोटी सी, जो ऊपर, इसको हम लोग ऊपर में अपने लैंग्वेज में चाहिए उसको बोलते हैं, उसका खोपड़ी बोलते हैं ना, ऊपर वाला ऐसे उखाड़ लेते हैं, तो एक वो ऊपर वाली जो होती है, और फिर उसके ना एक नीचे होती है पतली, देखिएगा उसको हटाइएगा जब ना, एक आपको सुंदर सा नीचे एक झिल्ली दिखाई देती है। ठीक है, तो जो उस पेड़ पौधे के ऊपर वाला मोटा कड़ा वाला जो आवरण हम लोग देखते हैं वही कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है? वो कोशिका भित्ति कहलाता है। जो पेड़ पौधे के ऊपर मोटा सा एक आवरण होता है, उस मोटे से आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ रहे हैं? और जो ब्लैक टाइप का होता है, पेड़ पौधे के जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, तो उसमें ब्लैक टाइप का, उसका वाला भाग जो होता है वही भाग कहलाता है कोशिका भित्ति। और इसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो ये क्या करता है? तो जो कोशिका भित्ति है, ये अंदर वाले कोशिका झिल्ली का क्या करता है? रक्षा करता है, इसका सुरक्षा करने का काम करता है। क्यों? देखिए क्योंकि इसको क्यों करता है। जैसे एग्जांपल समझ रहे हैं, हम लोग जो है
वो शरीर के ऊपर हम लोग का ये कोशिका है ना, छोटी छोटी, ये सारी हमारी कोशिकाएं हैं। तो इस कोशिका को ढकने के लिए हमने तो कपड़ा पहन रखा है, प्रोटेक्ट रखा है कि धूप पड़े, बारिश हो, इस सब से तो हम लोग को बचा ले रहा है ना। ये जो है ऊपर से लेयर हम लोग को बचा ले रहा है, अंदर वाली स्किन को बचा ले रहा है। लेकिन आप जरा बताइए, ये जो पेड़ पौधा है, अब इस पेड़ पौधा को कौन कपड़ा ऊपर से पहना के रखे? कोई रखेगा पहना कर? जी, पेड़ पौधा कौन कपड़ा पहना जाएगा? तो भगवान ने देखा है कि जो पेड़ पौधा है इसका तो कोई प्रोटेक्ट नहीं दे सकता है। प्लस में हम लोग तो घर में रह लेते हैं, ना, पेड़ पौधों को तो बाहर ही रहना है, बेचारी कोशिका झिल्ली खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको बचाने के लिए भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो इसका कोशिका झिल्ली क्या रहे, बचा रहे, क्योंकि इंपोर्टेंट से ही है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक कड़ा सा आवरण दे दिया, कोशिका भित्ति दे दिया। क्या दे दिया? कोशिका भित्ति। अब बाहर से धूप पड़े या बारिश हो, अंदर वाला का कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, सब किसको रोक लेगा? बाहर वाला, मोटा जो वाला बाहर वाला है, वही जो उसका चलड़ा होता है, ऊपर से हम लोग निकालते हैं, वही सब इसको रोक लेगा। समझ रहे बात को? इसीलिए उसके ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो अब जरा बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पौधा हुआ, बताइए इस पौधा में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या दोनों पाई जाती है? हाँ, दोनों पाई जाती है। इसके नीचे में होता है कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर में क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो दोनों पाई जा रही है ना जी। नीचे में होगा कोशिका झिल्ली और ऊपर में क्या हो गया? कोशिका भित्ति। यानी जो कोशिका झिल्ली है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको रक्षा प्रदान करने के लिए कौन होता है? कोशिका भित्ति होता है। कौन होता है? कोशिका भित्ति। तो अगर कोशिका जो झिल्ली है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है ना। जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो बताइए कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? ये बनी होती है सेलुलोज। समझ रहे हैं? याद रखिएगा, ये बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि इस पौधे को बनने में, कोशिका भित्ति को बनने में मदद करता है। ठीक है, याद जैसे सीमेंट होता है हम लोग का, सीमेंट है, उसी प्रकार जो सीमेंट से लोग घर को जोड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार सेलुलोज होता है। और वो सेलुलोज के माध्यम से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे ये जो कोशिका भित्ति है ये कड़ा बन जाता है, कड़ा सा आवरण बन जाता है जो बाहर से इसको। और ये कोशिका भित्ति करता है क्या है? तो पेड़ पौधे जो स्ट्रेट खड़े रहते हैं ना, तो उनको खड़े रहने में मदद करता है, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। पेड़ पौधे क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तभी तो ये चल पाएंगे, रह पाएंगे, स्टेबल रह पाएंगे, खड़े रह पाएंगे। तो कोशिका भित्ति इसमें मदद करता है पेड़ पौधों में। तो बोलिए, कोशिका भित्ति अच्छे से समझ में आ गया? क्या है बताइए? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। समझ रहे हैं ना? इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक होता है वो क्या है। देखिए, अगला जो टॉपिक है कि जो कोशिका है ये कोशिका द्रव्य है, यानी केंद्रक द्रव्य जो होता है हम लोग का, ये इसके अंदर ना कई सारे पदार्थ होते हैं बाबू। ठीक है, कई सारे इसके अंदर पदार्थ भरे होते हैं और इन सभी पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है, जो केंद्रक है इसके अंदर द्रव भरा है तो क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव बोलेंगे ना। केंद्रक द्रव होता है। अब केंद्रक द्रव के अंदर कई सारे पदार्थ होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है, देखिएगा, अंतःप्राद्रवी जालिका। क्या होता है? अंतःप्राद्रवी जालिका। और होता है इसके अंदर लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। और इसके अंदर होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, और होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हैं? और होता है इसके अंदर सेंट्रियोल। समझ रहे हैं? इतने सारे पदार्थ इसके अंदर भरे होते हैं। जो हम लोग का शरीर है ना, हम लोग के शरीर के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है उसमें इतने सारे पदार्थ भरे हैं। अंतःद्रव्य परिचालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, ये सभी पदार्थ भरे होते हैं। और इसके अंदर होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो जरा आप बताइए कि इसके अंदर ये द्रव्य क्यों भरा होता है? पहले भी आपको बताया इसके बारे में कि इसके अंदर ये द्रव्य क्यों भरा होता है, क्या जरूरत है इसके अंदर द्रव्य भरने का। तो एक एग्जांपल से पहले हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी लिए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए, और उस बाल्टी के अंदर आप एक चम्मच डाल दिए, एक कलछुल डाल दिए, एक कटोरा डाल दिए ना, और उस बाल्टी को लेकर आप चलिए।
तो कैसे ठन ठन बजेगा कि नहीं बजेगा? आपस में सब टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बोले टकराएगा ना। और उस बाल्टी के अंदर हम थोड़ा सा तेल भर दे, उस बाल्टी के अंदर तेल भर दे रहे हैं, चाहे उस बाल्टी के अंदर कोई हम जल भर दिए, पानी भर दिए पूरा, तो बताइए अब टकराएगा? उतना जब टकरा रहा था आवाज करेगा ठन ठन का? नहीं करेगा। उसी प्रकार जो ये कोश केंद्रक होता है इसके अंदर ये सब मौजूद है और ये आपस में टकराए नहीं, आपस में घर्षण ना करे, इसलिए इसके अंदर ये द्रव भरा होता है। समझ रहे बातों को? ताकि आपस में ऐसे ढंढन का आवाज ना करे, घर्षण ना करे। अगर इसके अंदर एक पदार्थ है लाइसोसोम, ये बहुत ही जहरीला होता है, ये खुद को भी मार देता है, इसीलिए इसे आत्मदाह का थैला भी कहा जाता है। तो अगर ई टकराया कौन से तो सबको मार डालेगा ना, इसीलिए इसके अंदर द्रव भर दिया जाता है ताकि ये आपस में किसी से टकराए नहीं। समझ रहे हैं बातों को? और जब नहीं टकराए तो सब अपने अपनी जगह पर क्या रहेगा? स्टेबल बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा, इसलिए ही इसके अंदर द्रव भरा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जो इसके अंदर इतने सारे पदार्थ हैं, अंतःप्राद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, जो इसके अंदर इतने पदार्थ हैं, इन सब में से हम एक एक करके अध्ययन करेंगे हम लोग कि अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है। समझ रहे बातों को? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो इसमें टॉपिक अध्ययन करेंगे वो हम लोग करेंगे किसके बारे में? अंतःप्राद्रव्य जालिका। यहाँ तक देखते हैं इस बात को आज हम लोग क्या है अंतःप्राद्रव्य जालिका। ठीक है, इसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। क्या कहता है? ER। इससे होता है इंडोप्लाज्मिक, इससे होता है इंडोप्लाज्मिक, और आर से होता है रेक्टिकुलम, आर से होता है रेक्टिकुलम। इसे शॉर्ट में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बात समझ आ रही है ना? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्राद्रव्य जालिका। तो सुनिएगा होता क्या। अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या है? जो भी जीव जंतु होते हैं, जो जीवों की कोशिकाएं हैं, उस जीवों की वो जंतु हो या पादप हो, जंतु या पादप की जो कोशिकाएं हैं उस कोशिकाएं में एक जाली नुमा, ठीक है, एक जाली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में एक जाली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उस संरचना को ही हम लोग अंतःप्राद्रव्य जालिका के रूप में जानते हैं। यानी जीव जंतुओं के शरीर में एक घनाकार जाली नुमा संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम लोग अंतःप्राद्रव्य जालिका के रूप में जानते हैं। और जो अंतःप्राद्रव्य जालिका है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यानी जीव जंतुओं के शरीर में जो जालीनुमा घनाकार संरचनाएं पाई जाती है उस संरचना को ही अंतःप्राद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये जो संरचना है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका, समझ रहे हैं? चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। और एक होती है खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। बात को अच्छे से सुनिएगा। एक होती है चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका और एक होती है खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। समझ रहे हैं ना? चिकनी को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, स्मूथ ER होता है। और इसको बोलते हैं रफ, इसको क्या बोलते हैं? रफ ER। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसको स्मूथ बोला जाता है और इसको रफ बोला जाता है। समझ रहे बात को? चिकनी क्या करती है और रफ क्या करती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका है यानी कि वैसी अंतःप्राद्रव्य जालिका जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है। जिसकी ऊपरी सतह क्या होती है? चिकनी होती है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं ना, इसका ऊपरी सतह क्या है? चिकना है कि नहीं है? तो ऐसी अंतःप्राद्रव्य जालिका जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है उससे चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका कहा जाता है। समझ रहे बातों को? ऐसी अंतःप्राद्रव्य जालिका जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है उसे चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका कहा जाता है। और ये जो अंतःप्राद्रव्य जालिका है ये बाबू वसा को, इसको वसा को संश्लेषित करती है।
किसको संश्लेषित करती है? वसा। वसा मतलब तेल होता है, जो तैलीय पदार्थ होता है ना, उसी को हम लोग वसा बोलते हैं। तो जो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका है, ये अंतःप्राद्रव्य जालिका वसा को संश्लेषित करने का काम करती है। किसको संश्लेषित करती है? वसा। कौन सी? तो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। जो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका है, अंतःप्राद्रव्य जालिका का वह भाग जिसका ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो लेयर है, वो खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा खुरदरा। जैसे आप देखे होंगे, रोड देख रहे हैं, रोड जो रोड अभी बना हुआ नहीं है, उसपे गिट्टी उट्टी डाल दिया गया है, तो खुरदरा खुरदरा भाग हो गया ना, तो उसको बोलते हैं खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मतलब वैसी अंतःप्राद्रव्य की भाग जिसकी ऊपरी सतह खुरदरी होती है, उसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। और जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है, उसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। समझ रहे हैं? तो जो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका है, ये क्या करती है? तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा खुरदरा भाग होता है ना, तो इस छोटे छोटे खुरदरे भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। जो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका है, इस खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका का जो ऊपरी सतह होती है, उसके ऊपर से राइबोसोम संश्लेषित होता है। क्या होता है? राइबोसोम। जो कि आगे चलकर राइबोसोम क्या है बताएंगे आपको, कि राइबोसोम का खोज जी पैलेट ने किया था। ठीक है, इसका खोज किया था जी पैलेट ने राइबोसोम का। और ये जो राइबोसोम होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। जो हम लोग के शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है ना, उस प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम राइबोसोम करती है। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम कौन करती है? राइबोसोम करती है। ठीक है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। बोला जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इससे खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपरी जो सतह होती है, वो खुरदरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? राइबोसोम। क्या कहते हैं उसको? राइबोसोम। और जिस अंतःप्राद्रव्य जालिका का ऊपरी सतह खुरदरी होती है, उसे खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका कहा जाता है। और जिस अंतःप्राद्रव्य जालिका का ऊपरी सतह स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। तो आज तक इतना आपको चीजें समझ में आई है, शुरू से लेके अभी तक। इसके बाद अगला जो है, हम अगले दिन इसको रिवीजन आपको करा देंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको ओवरऑल एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं और आसानी से एक बार सुन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसकी कोशिकाएं एक कोशिका से मिलकर बना है, वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, क्लोरोमोनास हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज हो जाएंगी। बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे हम लोग हो जाएंगे, पेड़ पौधा हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद मैंने बताया कि कोशिका का जो खोज है, वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। समझ रहे बातों को? उसके बाद जो वो खोज किए थे कोशिका, वो कोशिका मृत थी, मरी हुई थी। फिर 1674 ईस्वी में एंटो वान लीवनहॉक आते हैं और वो जीवित कोशिका खोज करते हैं। वो कैसे खोज करते हैं? जीवित कोशिका का वो खोज करते हैं। उसके बाद आते हैं जो कोशिका है, वो कोशिका के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इस बात को याद रखिएगा। कोशिका के बारे में आगे चल के बिरचो ने बताया था कि जो कोशिका है, जो जीवों में बनी हुई, वो पहले से मौजूद कोशिका से क्या था? उसका निर्माण होता है। इस बात को कौन बताया था? बिरचो ने बताया था। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, जिस केंद्रक का खोज रॉबर्ट कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका के जो अंदर होता है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। उसके बाद कोशिका जो सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
की खोज हो जाने से जो छोटी छोटी वस्तुएं थी उसमें जीव थे उसको हम बड़े रूप में देख सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज एम नॉलॉरी रस्का ने किया 1931 ईस्वी में किया था। ठीक है, एम नॉलॉरी रस्का ने किया था 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। इसके बाद आगे आपको हम बताए हैं कि जो कोशिका के बाद कोशिका भित्ति, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपरी भाग पे एक दोहरी सी मोटी सी झिल्ली पाई जाती है, उस मोटी सी झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जबकि जंतुओं में केवल और केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका जो भित्ति होती है